हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन नंबर 26 से 30 तक कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 26 टॉक्स अबाउट रिस्क प्राइमा फेसाई पासिस विद प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि जो भी कुछ रिस्क वगैरह है, जैसे ही प्रॉपर्टी गई रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन क्या कह रहा है कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब कि जो भी लिखा हुआ है उसके अलावा अगर कुछ और अग्री किया गया है दोनों बायर सेलर के बीच में तो वो प्रिवेल करेगा, नहीं तो जो लिखा हुआ है वो प्रिवेल करेगा। तो गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क, गुड जो है वो सेलर के रिस्क पर रहते हैं जब तक कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है बायर को। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयर इन इज ट्रांसफर टू द बायर, लेकिन जब एक बार प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो जाती है तो जो गुड्स हैं वो बायर के रिस्क पर हो जाते हैं, भले ही डिलीवरी हुई हो या ना हुई हो। मान लो उसने पैसे वगैरह पेमेंट कर दिया है, डिलीवरी हुई है नहीं हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो बायर के रिस्क पर है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोवाइजो हैं दो। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द डिलीवरी हैज बीन डिलेड, जब डिलीवरी डिले कर दी गई है थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर और सेलर, दोनों में से किसी का भी फॉल्ट हो सकता है, बायर का भी हो सकता है, सेलर का भी हो सकता है, तो गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट। तो जिस पार्टी के फॉल्ट की वजह से डिले हुआ है वो पार्टी के ऊपर रिस्क रहेगा। एज रिगार्ड्स, मान लो अगर कोई लॉस वगैरह हो जाता है, जैसे मान लो कि अगर बायर की गलती की वजह से डिलीवरी डिले हुई है तो बायर के ऊपर रिस्क रहेगा, और अगर सेलर की वजह से प्रॉपर्टी का डिलीवरी डिले हुआ है तो उसके ऊपर सारा रिस्क रहता है, विच माइट नॉट हैव अकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट। ठीक है, फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है वो ड्यूटीज और लाइबिलिटीज को ईदर बायर और सेलर को एज बेली ऑफ द गुड्स ऑफ द अदर पार्टी को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है वो सेलर और बायर जो है एज अ बेली एक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनकी ड्यूटीज को ये वाला सेक्शन इफेक्ट नहीं कर रहा है, इन दोनों की ड्यूटीज को। अब आओ ट्रांसफर ऑफ टाइटल पे, जो कि सेक्शन नंबर 27 से शुरू हुआ है। सेक्शन नंबर 27 कहता है सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, एक ऐसे व्यक्ति ने सेल किया है जो कि ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का। जैसे मान लो कोई बंदा प्रॉपर्टी चोरी करके लाया, उसके बाद वो आपको बेच रहा है, तो वो जो है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वो प्रॉपर्टी बेची। इसका एक बहुत अच्छा मैक्सिम है, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिसके पास टाइटल है, ठीक है, जिसके पास टाइटल है उससे बेहतर तरीके से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसके पास टाइटल है उससे ज्यादा अच्छी तरीके से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें आप लिख सकते हो नो वन कैन गिव व्हाट दे डोंट हैव, जो उनके पास नहीं है। जैसे मान लो मैंने आपको चोरी वाला एग्जांपल दिया, जो ओनरशिप उनके पास नहीं है तो वो सही से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उनके पास हक नहीं है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। ठीक है, देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ एंड एनी अदर लॉ, कह रहा है कि इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए और अगर कोई दूसरा लॉ है तो उसके प्रोविजंस को भी ध्यान में रखते हुए, जब कोई गुड्स सोल्ड किए जा रहे हैं किसी पर्सन के द्वारा जो कि ओनर नहीं है, एंड हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ ओनर, और वो ओनर की कंसेंट से और उनकी अथॉरिटी से भी नहीं बेच रहा है, सो द बायर acquires no better title to the goods than the seller had, unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell। अब देखो, जैसे ये, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक्स, मैंने जैसे आपको बताया कि एक्स ने मान लो कोई बाइक वगैरह स्टील करी है और उसने वाई को सेल कर दी। वाई भले ही इनोसेंट, उसने इनोसेंटली बाइक किया है, उसका लीगल ओनर नहीं बन जाता। जो बायर है भले ही उसने इनोसेंटली बाइक किया, ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी इनका मतलब यही है कि बायर के पास कोई बेटर टाइटल नहीं आएगा, क्योंकि भाई उस बंदे ने बेचा ही नहीं जो कि ओनर था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब आओ प्रोवाइडेड दैट पे। तो प्रोवाइडेड क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें एक और एक्सेप्शन है, ये वाला भी एक्सेप्शन देखो कि ये तो एक्सेप्शन तो है, मर्केंटाइल वाला है। यहाँ पर अनलेस द ओनर वाला, ये वाला जो एक्सेप्शन है, इसको अनलेस द ओनर ऑफ द गुड्स इज बाय हिज कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर, तो कह रहा है मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है बी को रेगुलरली कुछ गुड्स वगैरह सेल करता था। ठीक है, और बी ने क्या किया, बी ने वही पर्टिकुलर गुड्स सी को एक दिन सेल कर दिए। ए रेगुलरली कुछ गुड्स बी को सेल करता था। ठीक है, मतलब बी को ये उसको अथॉरिटी थी कि वो क्या कर सकता है, बिना किसी ऑब्जेक्शन के जाकर के ए के शॉप से सामान लेकर के आ सकता है। लेकिन बी ने क्या किया, बी वही पर्टिकुलर सामान सी को बेचने लगा, लेकिन सी ने गुड फेथ में वो पर्टिकुलर चीज बाय करी है, तो यहाँ पर ए डिनाई नहीं कर सकता है कि बी की अथॉरिटी। अब क्यों?
सी ने गुड फेथ में बाय किया, जो भी कुछ सामान था उसे लगा कि हाँ भाई बी इसका ओनर होगा, तो उसने गुड फेथ में बाय किया। तो यहाँ पर जो है अगर ए ये कहना चाहे कि नहीं इसके पास अथॉरिटी नहीं थी, बी के पास अथॉरिटी नहीं थी, उसके बाद उसने सी को कैसे बेच दिया, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने अथॉरिटी दी है अपने शॉप के अंदर जाकर के उसको सामान लेकर के आने की बिना किसी ऑब्जेक्शन के। तो ये बात ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट मर्केंटाइल एजेंट वाला देखो, वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज with the consent of the owner in possession of the goods or of document of title to the goods। कह रहा है मर्केंटाइल एजेंट है, वो कंसेंट, ओनर की कंसेंट के साथ गुड्स के पोजेशन में है, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो भी डॉक्यूमेंट है टाइटल का उसके पोजेशन में है, और एनी सेल मेड बाय हिम, अगर मर्केंटाइल एजेंट ने कोई भी सेल करी है जब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने करी है, तो वो वैलिड मानी जाएगी, एज इफ ही वर एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर। तब भी वो सेल जो है वो वैलिड रहेगी, एज इफ उसने एक्सप्रेसली ऑथराइज किया है ओनर ने बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू मेक द सेम, प्रोवाइडेड एट द बायर। लेकिन बायर जो है वो गुड फेथ में एक्ट, मतलब जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो गुड फेथ में एक्ट करे, एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटिस दैट द सेलर हैज नॉट अथॉरिटी टू सेल। और उस समय जब वो ये पर्टिकुलर चीजें खरीद रहा है, जो भी कुछ गुड्स है जब वो खरीद रहा है, तो उसको इस बात का कोई भी नोटिस नहीं है कि जो जो मुझे सामान बेच रहा है उसके पास उस पर्टिकुलर चीज का टाइटल नहीं है या ओनरशिप नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ए ने एक ब्रोकर से कहा है, ठीक है, ब्रोकर को अपने गुड्स वगैरह दिए और ब्रोकर को बोला है कि तुम जो है इनके लिए बायर्स ढूंढ के लाओ, ठीक है, बायर ढूंढने को बोला है। अब ब्रोकर ने बायर ढूंढा मान लो किसी को, और मान लो किसी सी को उसने ढूंढा एज अ बायर। अब जब उसने ढूंढा है तो ऑब्वियसली बेच ही देगा ना, जब उसने बेच दिया और सी ने गुड फेथ में खरीद लिया, तो ये जो सेल है ये वैलिड होगी। तो वही कहना चाह रहा है। अब देखो 28 में क्या बता रखा है, सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स। अब जॉइंट ओनर्स थे, उनमें उन जॉइंट ओनर्स में से किसी एक ने सेल कर दिया। 28 में ऊपर क्या है कि कोई ओनर नहीं है तब सेल हो रहा है, ठीक है, ओनर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति सेल कर रहा है 27 में, और 28 में जॉइंट ओनर्स में से कोई एक बंदा सेल कर रहा है। सो कह रहा है इफ वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड्स हैज द सोल पोजेशन ऑफ देम, मतलब हैं तो जॉइंट ओनर्स, मान लो 4 लोग हैं, ए बी सी डी, इन चारों ने मिलकर के कार खरीदी है, ठीक है। अब इस कार का पोजीशन सिर्फ और सिर्फ डी के पास है, ठीक है, और ये बाकी जो ओनर्स हैं उनके उनके परमिशन के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि डी ने अपने आप अपने पास कार रख ली है, नहीं, परमिशन के साथ ही हो रहा है। सो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन हु बाइज देम ऑफ सच जॉइंट ओनर इन गुड फेथ एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है ना, इन सारे सेक्शन पे, अभी आगे आप हर सेक्शन में ये लाइन पढ़ोगे जो लास्ट लाइन है, कि बायर अगर गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, ठीक है, और जब उसने वो चीज खरीदी उस वक्त उसको ये बात नहीं पता था कि सामने वाले के पास अथॉरिटी नहीं है उसको सेल करने की, तो भी जो है उस यहाँ पर बायर को प्रोटेक्ट कर रखा है। तो ये इन सारे सेक्शंस में बायर को हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है लॉ ने, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि मान लो अगर डी ने किसी एक्स बंदे को अगर कार बेच दी और इस एक्स ने कार गुड फेथ में लिया, उसको यही पता था कि डी इस कार का सोल ओनर है, तो यहाँ पर एक्स के ऊपर कुछ भी कोई भी मतलब सूट वूट नहीं लाया जा सकता, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब आओ सेक्शन नंबर 29 पे। सेक्शन नंबर 29 क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 29 से सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन देयर ऑफ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वॉइडेबल है अंडर सेक्शन 19 और 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसाइंडेड। लेकिन जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसने कैंसिल नहीं किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल के समय पे, ठीक है भाई। हम क्या पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि जिस बंदे से आपने परमिशन, मतलब जिस बंदे की कंसेंट आपने ले रखी है, वो कोर्शन से ले रखी है, मान लो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ले रखी है, फ्रॉड से ले रखी है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, ठीक है। अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी समय कैंसिल कर सकता है जिसकी आपने कंसेंट ली है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो अभी कैंसिल उसने नहीं करा है वो कॉन्ट्रैक्ट। सो द बायर, जब जो खरीदार है जब वो एक्वायर करेगा गुड टाइटल, उस गुड का मतलब, गुड टाइटल का मतलब अच्छा टाइटल, सही टाइटल, प्रोवाइडेड वो गुड फेथ में अगर बाय कर रहा है और बगैर उसको इस बात का कोई नोटिस नहीं है कि सेलर का कोई डिफेक्ट है टाइटल में। अब डिफेक्ट किस तरीके से होगा, क्योंकि भाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ ना, इस वजह से, ठीक है। तो अब देखो एक इसका एग्जाम्पल समझो। मान लो कि ए ने बी को इंड्यूस किया, ध्यान से सुनना, ए ने बी को इंड्यूस किया है मिस रिप्रेजेंटेशन से कि वो उसको मोटरसाइकिल दे दे, ठीक है। अब बी ने यहाँ पर कैंसिल नहीं किया, उस वो जो बाइक थी वो उसके पास ही रही, ठीक है।
फिर उसके बाद वो क्या करता है, ए उस पर्टिकुलर जो उसने मिस रिप्रेजेंटेशन से हासिल करी थी बी से वो बाइक, वो सी को सेल कर देता है और सी गुड फेथ में खरीद लेता है। उसको इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में। तो यहाँ पर सी के पास अच्छा टाइटल होगा, सी के पास सही ओनरशिप होगी उस बाइक की, ये कहना चाहता है सेक्शन नंबर 29। अब सेक्शन नंबर 30 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 30 इज सेइंग कि सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल. So, where a person having sold goods continues or is in possession of the goods or of the documents. जो person है, कोई भी person है, उसने goods बेच तो दिए हैं लेकिन फिर भी अभी भी उसी के possession में है goods, ये seller के respect में बात कर रहा है, ठीक है? ये सेलर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि उसने कुछ बेच तो दिए हैं लेकिन पेमेंट वगैरह हो गई है लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है, उसी के पोजेशन में है गुड्स, या डॉक्यूमेंट जो है टाइटल का वो उसके पोजेशन में है. So, the delivery or transfer by that person or by a mercantile agent acting for him of the goods or document of title under any sale pledge. ये दूसरे वाले सेल की बात कर रहा है. अब ये क्या करता है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. जैसे मान लो ए ने बी को कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह बेचा, बी ने पैसे वगैरह दे दिए लेकिन अभी ये जो रेफ्रिजरेटर है ये बी लेकर के नहीं गया, अभी रेफ्रिजरेटर ए के पास ही रखा हुआ है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसने दिमाग लगाया कि पैसे तो मैंने बी से भी ले लिए, अब चलो मैं इस रेफ्रिजरेटर को दोबारा से रीसेल कर देता हूँ, सी को बेच देता हूँ. तो ये वाली जो यहाँ पर सेल प्लेज की बात लिखी हुई है ना, ये इसके सेकंड वाले बायर के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है. सेल प्लेज और डिस्पोजिशन देयर ऑफ टू एनी पर्सन, जो कि रिसीव कर रहा है गुड फेथ में. सी ने तो उसको क्या पता कि वो बी को ऑलरेडी बेच चुका है और उसको कोई भी नोटिस नहीं है कि यहाँ पर ये प्रीवियस सेल बी वाली सेल हो चुकी है, तो उसका सेम इफेक्ट होगा. वो जो दूसरी वाली सेल हुई ना, ये जो सेकेंड सेल हुई है उसके बारे में बात कर रहा है ये वाली लाइन. Second sale shall have the same effect as if the person making the delivery, जो डिलीवरी कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, वो expressly authorized है by the owner of the goods to make the sale. ठीक है, यही माना जाएगा. अब आओ, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया. अब आते हैं सबसेक्शन 2 पर. सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? अब सबसेक्शन 2 बायर के रिस्पेक्ट में बात करेगा. ऊपर सेलर के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, नीचे जो है वो बायर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है. देखो, वेयर अ पर्सन हैविंग बॉट और अग्रीड टू बाय गुड्स, ले आया है या उसने अग्री कर लिया है कि वो गुड्स बाय करेगा, ऑब्टेन करता है विद द कंसेंट ऑफ द सेलर पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड, द डिलीवरी और ट्रांसफर बाय दैट पर्सन और बाय मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग फॉर हिम ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल अंडर एनी सेल. ये वही सेकंड वाले उसकी बात हो रही है जो प्रीवियसली जो भी ट्रांजैक्शन, सॉरी जो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में. और अदर डिस्पोजिशन thereof to any person receiving the same in good faith and without the notice of any lien. lien का मतलब क्या होता है? रिटेन करना. or other right of the original seller in respect of the goods shall have effect as if such lien or right did not exist. देखो, इसको एक एग्जांपल समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बी ने, मान लो बी अग्री करता है कि वो ए से कोई सोफा खरीदेगा, ठीक है, उसने अग्री किया. अब पैसे अभी बी ने नहीं दिए हैं लेकिन ए इसको कह देता है कि हाँ ठीक है तुम लेकर के जा सकते हो, तो ये डिलीवरी लेकर के अपना चला जाता है. अब ये पैसा तो इसको तो अभी इसने पैसा दिया नहीं, लेकिन इसने यहाँ पर दिमाग लगा दिया. क्या दिमाग लगा दिया? इसने सी को दोबारा से वही सोफा बेच दिया, ठीक है. अब ये सी जो है इसने गुड फेथ में खरीदा है. ऊपर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर ने बदमाशी करी है. अब वो सी ने तो गुड फेथ में खरीदा, उसको इस बात का कोई भी इल्म नहीं है कि यहाँ पर ए को पेमेंट नहीं किया गया है, तो उसने गुड फेथ में खरीदा है. तो यहाँ पर सी के पास टाइटल होगा और ए इससे गुड्स रिकवर नहीं कर सकता. सी से ए जो है वो सी से गुड्स रिकवर नहीं कर सकता है. तो यही यहाँ पर लिखा ना, सच लीन और राइट डिड नॉट एग्जिस्ट. तो ये जो ओरिजिनल सेलर है, ओरिजिनल सेलर सी से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता, गुड्स रिकवर नहीं कर सकता. जो भी पैसा उसको मांगना है वो बी से ही मांगेगा, ठीक है. तो ये बात है सेक्शन नंबर 30 की. तो आई रियली होप आप लोगों को ये सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.